और शब्बीर ने गुजरावाला में शादी की एक अनोखी तकरीब को देखा है, जिसमें निकाह के बाद लड़की वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लड़की वालों ने दूल्हा समेत पूरे बारातियों को लाइन हाजिर कर दिया। नौशीन के मोबाइल की घंटी बजी तो उसने दौड़कर मेज पे रखा मोबाइल इस तरह उठाया, बुला लेना उसे भी। नामी एक शख्स से लगवाया था। ये शख्स एक इदारे में मुलाजमत करता था। नौशीन की मां रिश्ता लगाने वाले शख्स के साथ सगीर को देखने शेखोपुरा पहुंची तो सगीर की मां ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया, उसे गले से लगाया और इज्जत और एहतराम से घर में बिठा लिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बिजली चली गई और कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया, जिसके बाद मोमबत्तियां जलाकर कमरे को रोशन किया गया। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला ये वही है जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे, लड़की की माँ। अरे कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। आए बैठे। बैठिए खाला। भाई साहब नहीं आए साथ? जरा उनकी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती। चले बात की है आपने आगे? अरे ये बिजली भी कम बहुत जिंदगी का अजाब बनी हुई है। अरे बहन कोई बात नहीं, हम भी यही अजाब झेल रहे हैं। खैर छोड़े, अपने बेटे को तो बुलाएं जरा। हाँ बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। अरे पुत्र सगीर इधर आ जरा। जी अम्मा जी। सलाम करो, खाला आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छी नौकरी है, अपना मकान है, ऐश करेगी तुम्हारी बेटी। देख लिया मेरा बेटा, कैसा लगा? हाँ हाँ आपने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। एक तो कमबख्त मेरी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं और ऊपर से ये लेट को भी अभी जाना था। मैं तो कहती हूँ अभी बात पक्की कर ले। हाँ हाँ जरूर, मगर आप मुझे 1-2 दिन दे, मैं जरा इनके अब्बू से जरा मशवरा कर लूँ। हाँ हाँ बाजी बिल्कुल। अच्छा आपा हम लोग चलते हैं, कल मैं आपको इसी वक्त फोन कर दूंगा। चलो जुग जुग जियो मेरा बेटा। बहन अगर कोई गलती वलती होगी हो तो माफ करना। नहीं नहीं चले, अल्लाह भला करे आपका। अल्लाह हाफिज। नौशीन की मां ने शौहर से मशवरा करने के बाद रिश्ता कबूल कर लिया था और अब दोनों खानदानों में वक्फे से राबिता भी शुरू हो गया था और खुद नौशीन अपने मंगेतर से फोन पर अब बातचीत करने लगी थी। सगीर की मां हर छठे सातवें दिन नौशीन के घर का चक्कर लगाने लगी। वो नौशीन के घर आती तो अपनी बहू की बलाएं लेती और उसको तोहफे तहाइफ देकर वापस चली जाती। अच्छा बेटा मैं तो अब चलती हूँ। अरे बहन देखो मेरी बेटी को कुछ खाने को नहीं देती हो, कितनी कमजोर हो गई है। अरे बहन इसीलिए तो कह रही हूँ जल्द से जल्द अपनी बहू को रुखसत करके ले जाओ। अरे 31 अगस्त का मैंने सोच रखा है, अगर कहो तो बारात ले आऊं। अरे नौशीन के अब्बा सुन रहे, 31 तारीख को कह रही है निकाह और रुखसती बहन। हाँ नेक काम में किस बात की देर है? अरे ये तो बहुत मुबारक बात है। कितने बंदे ले आऊं बारात में? यही कोई 25-30 लोग ले आए बारात में। अरे माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है और मुबारक घड़ी है। चले अब मैं बारात के साथ ही आऊंगी। निकाह और रुखसती की तारीख तय होने के बाद नौशीन की रातों की नींदें उड़ गई। वो हर वक्त अपने होने वाले शौहर के ख्यालों में खोई खोई सी रहने लगी। नौशीन को सोते जागते बस अपने होने वाले शौहर का ख्याल रहता। वो खुद को दुल्हन के रूप में देखती और ख्यालों में उसका शौहर उसे प्यार के साथ रुखसत करके ले जाता हुआ दिखाई देता। नौशीन के कानों में हर वक्त शादी ब्याह के नगमे गूंजते रहते, लेकिन कभी कभी वो उदासी के समंदर में भी डूब जाती, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वो बाबुल की दहलीज छोड़कर एक नई दहलीज पर चली जाएगी। नौशीन ख्यालों से चौंकती तो माँ उसे प्यार से गले लगा लेती। नौशीन के निकाह की तैयारियां उरूज पर थीं। उसकी सहेलियां और रिश्तेदार लड़कियां रोजाना ही ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गाती थीं और नौशीन मौका मिलते ही चुपके से अपने मंगेतर से फोन पर बात करने लगती थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। मैं बोल रही हूँ नौशीन। कौन नौशीन? अच्छा तो अब हमें पहचान भी नहीं रहे आप। कौन है आप? मेरी आपकी होने वाली बीवी। अच्छा अच्छा, तो क्या खिदमत की जाए? मुझे आपसे ये कहना था कि आप गाय बैलों की तरह सर पे सहरा बांध कर मत आना।
मुकर्रर वक्त पर सगीर बारात लेकर गुजरावाला पहुंच गया। नौशीन ने जब अपने कमरे में ढोल, शहनाई और गाने की आवाज सुनी तो खिड़की से चिपक कर बैठ गई ताकि अपने दूल्हा को देख सके। जैसे ही नौशीन को सगीर के चेहरे की झलक नजर आई, वो एक चीख मारकर खिड़की से हट गई। उसी लम्हे नौशीन का बाप निकाह का कागज लेकर नौशीन के पास पहुंच गया। ले बेटा साइन करिए। नहीं अब्बू, मैं साइन नहीं कर सकती। क्यों बेटा, क्या हो गया? अब्बू, मैं ऐसे लड़के से कैसे शादी कर लूं जो उम्र मुझसे दुगना है? बच्चे मेरी इज्जत का तो ख्याल कर, कम से कम मेरा बुढ़ापा देख ले। बाहर पूरी बारात बैठी हुई है। अब्बू, ये मेरी जिंदगी का मामला है, प्लीज अब्बू। मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ, कुछ मेरा ख्याल कर, मेरी इज्जत रख ले। पूरी बारात बाहर बैठी हुई है। ले शाबाश, जल्दी कर, शाबाश शाबाश। शाबाश मेरे बच्चे, धीरे धीरे। मुबारक हो, मुबारक नौशीन ने बाप के कहने पर बादिले नाखास्ता निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद मुबारक सलामत का शोर बुलंद हो गया। नौशीन को दूल्हा के बराबर ले जाकर बिठाया गया। जैसे ही नौशीन की मां ने अपने दामाद को दूध का गिलास पेश किया, दामाद ने सहरा उलटकर अदब से अपनी सास को सलाम किया, लेकिन नौशीन की मां ने दामाद का चेहरा देखते ही एक जोरदार चीख मार दी और बेटी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। सगीर की मां ने नौशीन की मां को रोकना चाहा तो वो फट पड़ी। धोखा हुआ है हमारे साथ। तुम्हारा बेटा नशाई और ऊपर से माजूर भी है। कैसा धोखा? देख नहीं रही हो हीरे जैसा बेटा, मेरा इल्जाम लगा रही हो तुम। चली जाओ यहाँ से, चल बेटा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? रुको तो सही। हाय हाय हाय, कैसा गजब हो गया। हाय मैं मरे, लुट गए हम लोग तो। अरे बर्बाद कर दिए, सारे पैसे लग गए हमारे। हाय 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 अल्लाह। नौशीन और नौशीन की मां ने रुखसती से यह कहकर इनकार कर दिया कि ये वो लड़का नहीं है जिससे बात तय हुई थी। दूल्हा बेचारा कई घंटों तक बारातियों के साथ खड़ा गली के नुक्कड़ पर सुलह का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नौशीन को अपने साथ लेकर नहीं जा सका। ये बड़ी मज़ाहिका खेज और अफसोसनाक सूरत हाल थी। शब्बीर को दूल्हा पर अफसोस हो रहा था, लेकिन अचानक शब्बीर को शुबह हुआ कि दूल्हा कहीं गलत बयानी तो नहीं कर रहा है। आप भी मिलिए इस दूल्हा से। ये बड़ी मज़ाका खेज और अफसोसनाक सूरत हाल थी। शब्बीर को दूल्हा की बेचारगी पर तरस भी आ रहा था, लेकिन शब्बीर को ये शुबा भी हुआ कि दूल्हा अपना गम गलत करके निकाह के लिए आया था। जरा दूल्हा को मुलाहिजा फरमा लीजिए। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी। और आइए अब जरा दूल्हा का मौकिफ भी सुन लेते हैं। ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੋਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। सबसे ज्यादा मुश्किल में रिश्ता लगाने वाला शख्स था। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਬਲਾਦਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੀਰ ਆਲਮ ਬਰਾਦਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਗਏ, ਅੱਬੂ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਗਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਖਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੋਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। भाई देखा तो बस 5 मिनट में था, जो भी कुछ देखा 5 मिनट में देखा, लेकिन उस वक्त इतना टाइम भी नहीं था कुछ देखने के लिए। लेकिन बस वो यही समझा कि जो मौला कर रहा है सही कर रहा है, हमने तो यही सोच के सही किया। लेकिन उसके बाद हम दोबारा गए ही नहीं उनके घर देखने के लिए। लेकिन जो आज देखा, जब मैंने लड़के को सलामी दे लेंगे, सब ने मुझे बड़ा कुछ कहा, क्या देखा क्या नहीं देखा। मैं कहा कुछ नहीं होता, खूबसूरत की कोई ज़रूरी नहीं है, इंसान के लिए सहूलतें सब ज़रूरी हैं। कहने लगे चलो ठीक है। जब मैं आगे जाके सलामी देने लगी ना, तो मैं उस लड़के के आगे जूता रखा तो वो पकड़ने ही नहीं पा रहा से गया। मैं क्या ये क्या मैंने देख लिया, मेरी तो 20 साल की बच्ची है, तो मैंने तो अपनी बच्ची को जीते जी मार दिया। खुद नौशीन ने शब्बीर को बताया कि उसके साथ धोखा किया गया था। इन्होंने मेरे माँ बाप से फ्रॉड किया, मोबाइल पे कोई और बात कर रहा था, आज उससे बात किया, लेकिन वो ऐसे बोल नहीं था, वैसे तो गूंगा है।
इन्होंने ज़बरदस्त मुझसे साइन करवाए। मजदूर इंसान है, कैसा वो किसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नहीं जाना। मैंने फैसला किया, माँ बाप की इज्जत है जिसकी भी, मैंने फैसला किया मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना। अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ डिवोर्स चाहती हूँ। मैं ना वहाँ जाना है ना मेरा मन है, मेरा यकीन ही नहीं, मैं यकीन माने मेरा दिल ही नहीं कर रहा। जब मैंने उसे देखा है ना पहली मरतबा, आज पहली मरतबा मैंने उसे देखा, जैसे मैंने उसे देखा मैं वैसे भी उठ पड़ी। मैंने नहीं जाना, मेरा नहीं दिल मान, मैंने डिवोर्स लेना है। उधर दूल्हा की माँ खासी गमगीन थी। उसका कहना था कि लड़की वालों ने खुद रिश्ता पसंद किया था और अब इनकार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 2500 ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਆ, 2500 ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਆ, 5000 ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਲਿਆ, ਪਰਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੁੰਡਾ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਝਟਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ नहीं। शब्बीर को इस वाक़े पर इंतहाई रंज है, लेकिन इसके साथ साथ शब्बीर का ये भी कहना है कि लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं की जा सकती। शब्बीर को इस बात का भी एहसास है कि नौशीन ने अपने शौहर का जो ख्याली खाका तैयार कर रखा था, उसका शौहर उसके मुताबिक नहीं निकला और नौशीन का दिल टूट गया, जबकि शायद दूल्हा का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि दूल्हा की माँ के मुताबिक लड़की वालों ने लड़के को देख भाल कर ही रिश्ता तय किया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन का जिक्र है कि शब्बीर ने डिफेंस के इलाके में एक बड़ी सी बस खड़ी देखी। ये बस किसी स्कूल की मालूम होती थी। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग बस की तरफ तेज तेज आते दिखाई दिए, जैसे उन्हें देर हो गई हो। बुजुर्ग बस का दरवाजा खोलकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और तेजी से बस सड़कों पर दौड़ाने लगे। शब्बीर भी बस के साथ साथ चलता रहा। थोड़ी ही देर में बस नीलम कॉलोनी के सामने एक खाली प्लॉट पर खड़ी कर दी गई। अभी शब्बीर कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे कुछ बच्चे बैग लटकाए और किताबें लिए बस की तरफ आते दिखाई दिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हुलिये से उनकी गुर्बत वाज़े थी। एक बच्चा तो टांग से थोड़ा सा माजूर भी था, लेकिन वो भी तेजी से आ रहा था। शब्बीर का ख्याल था कि बस बच्चों को लेकर किसी स्कूल चली जाएगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब इन बच्चों ने बस के पास खड़े होकर कौमी तराना पढ़ना शुरू किया तो शब्बीर मजीद हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं था। कौमी तराने के बाद बच्चे बस में सवार हो गए। प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया। शब्बीर भी बच्चों के पीछे पीछे बस में चढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि ये बस एक मुकम्मल स्कूल था। मैं एक इलाके में गई जहाँ पर मैंने बहुत ही कोशिश की कि एक होम स्कूल शुरू हो जाए। ये काला पुल के नीचे एक कच्ची आबादी है, तो वहाँ पे जब बहुत देखा तो ना कोई कमरा मिल सका हमें। एक कमरा तो नहीं चाहिए था हमें, बहुत सारे स्कूल चाहिए थे। या तो टीचर नहीं होती, बच्चे तो बहुत गली गली में थे। तो मुझे एकदम से एक आइडिया आया कि क्यों ना एक बस खरीदें जो उधर जाए और बच्चों को पढ़ाकर और फिर वापस आ जाए। तो ये 1990 की बात है। ये एक बस स्कूल था जो काफी अरसे से मुख्तलिफ आबादियों में जाकर बच्चों को तालीम दे रहा था। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे और शीरी जना कॉलोनी के रहायशी बस ड्राइवर बिस्मिल्लाह खान भी
अपनी बिसात के मुताबिक पढ़ाई में बच्चों की मदद कर रहे थे। शब्बीर के तजस्सुस ने उसे बुजुर्ग उस्ताद और ड्राइवर से बात करने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने बताया कि वो खुद 8वीं जमात पास हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं और बस ड्राइवर की नौकरी करने के साथ साथ इल्म की दौलत भी तकसीम कर रहे हैं। हम ये बच्चे जो पढ़ाते हैं ना जी, इनको तैयार करते हैं इनकी काबिलियत के मुताबिक। तो जैसे ये तैयार हो जाते हैं जी, 6 महीने साल में कोशिश करते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये पहली के काबिल है, KG1 के काबिल है, दूसरी के काबिल है। जैसी उसकी पोजीशन होती है उसके मुताबिक हम उनको स्कूलों में ले जाते हैं। शब्बीर ने बस स्कूल के उस्ताद से बात की तो उन्होंने बताया कि वो काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं। हमारे पास से हर एज का बच्चा आता है, उसमें हमारे लिए मसला होता है कि बच्चों का जो सबक होता है वो क्लास वाइज नहीं होता, बल्कि हर बच्चे का अपना अपना सबक होता है। या हम क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे चूज कर लेते हैं कि जिनका मतलब सेक्शन, जिनका लेवल 1 हो, उनका हम सेक्शन बना लेते हैं। और हमारे यहाँ से बच्चे और बच्चियाँ, कुछ ऐसी बच्चियाँ और बच्चे निकल के गए हैं जो आज कॉलेजों में हैं या एज ए टीचर पढ़ा रही हैं वो। अब जरा इन प्यारे प्यारे बच्चों की गुफ्तगू भी सुन लीजिए। फिश माने मछली। हमारा प्यारा पाकिस्तान कायदे आज़म की कोशिश से बना। आपका नाम मोहम्मद अली जना था। मैं नीलम कॉलोनी से आता हूँ। मैं 7-8 महीने से पढ़ रहा हूँ। गुज़िश्ता 27 बरस के दौरान घर, गैराज और बस स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल करने वाले बच्चों की बड़ी तादाद अब बाकायदा स्कूल और कॉलेजेस तक पहुंची है। इनमें से बहुत से नौजवान आजकल अच्छी नौकरियां करके बाकायदा एक अच्छी जिंदगी गुजार। और ये है वो पहले उस्ताद जिन्होंने 27 बरस पहले मासी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था और आज तक गरीब बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ है। यहाँ के बच्चों से मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि जो बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है, जिनकी माएँ सारा दिन घरों में काम करने वाली हैं, बाप घरों में काम करने वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी का कुछ नहीं है। अभी ये बैग पे देखें आपके बच्चे, बड़े बड़े जवान बच्चे जो घरों में काम करते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है वो हमारे पास आ जाते हैं। और वो ज़्यादा अगर डिग्री नहीं लेंगे, मैट्रिक नहीं भी करेंगे तो इतना हो जाता है कि वो अपने गली नंबर, घर का नंबर, टेलीफोन नंबर, ये चीज़ें कम अज़ कम इस काबुल हो गए। इल्म की रोशनी फैलाने के इस रास्ते में डॉक्टर नसीम को मुश्किलात भी पेश आईं, लेकिन उन्होंने अपना सफर जारी रखा। रफ्ता रफ्ता ज़्यादा बच्चे आने लगे मोहल्ले में से, और हत्ता कि एक वक्त हो गया कुछ चंद महीनों के अंदर 20-25 बच्चे आने लगे। तो मैंने सोचा कि ये तो लोगों को बड़ा शौक़ है तालीम लेने का, तो क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। मैंने अपने हमसायों से, दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम अपने घरों में भी करें या इसी तरह से कच्ची आबादियों में स्कूल शुरू करें। शब्बीर ने जब डॉक्टर नसीम से बात की तो उन्होंने तफसील से बात की। शब्बीर इल्म के इन प्यारे प्यारे ताज़ा शगुफों की आंखों में झांक रहा था, जिसमें जिंदगी थी, मासूमियत थी, मैले कुचैले कपड़ों और बस्तों में फटी पुरानी किताबें और कॉपियां थीं। और शब्बीर सोच रहा था कि दहशतगर्दी और इल्म दुश्मनी को शिकस्त देने के लिए इन बच्चों की एक मुस्कुराहट ही काफी थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। 4 बेटियों की मां कौसर बीबी का मजदूर शौहर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और कौसर बीबी मुसल्ले पर बैठी उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। कौसर बीबी का मजदूर शौहर घर का वाहिद कफील था। उस रात कौसर बीबी शौहर की चारपाई के करीब ही मुसल्ले पर बैठी उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी और मजदूर शौहर सिमटा हुआ बिस्तर पर पड़ा था। कौसर बीबी दुआ मांगकर फारिग हुई तो उसने मुसल्ला लपेटा और शौहर पर दुआएं पढ़कर दम करने लगी। फिर कौसर बीबी ने शौहर के माथे पर हाथ रखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। कौसर बीबी का माथा ठनक गया। वो दौड़कर अपनी बेटी को बुला लाई। बेटी ने बाप को छुआ तो उसके पसीने छूट गए। वो बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखने लगी, फिर वो माँ से लिपट कर रोने लगी। कौसर बीबी का शौहर नाकिस ग़िज़ा, शदीद मेहनत मजदूरी और बेइलाज रहने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया था। माँ बेटियां एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोती रही।
शौहर के इंतकाल के बाद अब कौसर बीबी ने खुद मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी ताकि अपनी बेटियों की तालीम का खर्च उठा सके। शब्बीर ने देखा कि एक शाम जब कौसर बीबी कामकाज से फारिग होकर घर लौटी तो उसकी बेटी शदीद दर्द से तड़प रही थी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ सुबह से मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ बेटे, सिर्फ पेट में दर्द होगा। मैं अभी अदरक की चाय बना कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। नहीं अम्मा, अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने आंचल से बंधी हुई गिरा खोली तो उसमें 100 रुपए का एक नोट बंधा हुआ था। माँ ने बेटी को सहारा देकर उठाया। अरे हाँ, चल चल बेटा, उठ, चला। महल्ले पड़ोस के डॉक्टर ने कौसर की बेटी के मुआयने के बाद शुबा जाहिर किया था कि उसकी बेटी को शायद ब्रेस्ट कैंसर था और उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। उस रात शब्बीर ने देखा कि कौसर की बेटी अंधेरे कमरे में एक झूलती चारपाई पर सो रही थी और माँ उसके सराहने खड़े होकर दुआएं पढ़ रही थी। फिर वो भी बराबर वाली चारपाई पर लेट गई। कौसर सारी रात करवटें बदलती रही, बार बार उठकर अपनी बेटी को देखती और उसके चेहरे पर कुछ पढ़कर दम करती रहती। कौसर के आगे पीछे ऐसा कोई ना था जो उसकी थोड़ी बहुत मदद करता। एक भतीजा था जो किसी पेट्रोल पंप पर इंतहाई मामूली तनख्वाह पर काम करता था। भतीजे ने इतनी मेहरबानी जरूर की हुई थी कि वो हर महीने कुछ ना कुछ कौसर बीबी को दे जाता था, जिससे कौसर बीबी अपनी बेटी के लिए पेन किलर खरीद कर उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश करती थी। कौसर बीबी अपनी बेटी के इलाज के लिए परेशान थी कि एक दिन घर के कामकाज के दौरान वो खुद बीमार पड़ गई। शब्बीर ने देखा कि वो अचानक झाड़ू देते देते हाँफने लगी थी। उसने झाड़ू एक तरफ रखा और फर्श पर बेसुध होकर लेट गई। बेटी ने पलट कर देखा तो माँ की तरफ लपकी। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ? तबीयत ठीक है? कुछ नहीं, बस जरा कमजोरी की वजह से सांस फूल गई। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुन, तूने दवा खाई? हाँ मैंने दवा खा ली। आप लोगों मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। किस्मत की संगीनी देखिए कि कौसर बीबी खुद ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला थी और ये बात उसे जब पता चली जब वो एक दिन बुखार की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। कौसर बीबी को खुद से ज्यादा बेटी की फिक्र थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वो दरखास्त लेकर यूनियन काउंसिल के दफ्तर में मौजूद थी। ये केमियोथेरेपी की दरखास्त थी, लेकिन यूनियन काउंसिल ने भी टका सा जवाब दे दिया। कौसर बीबी मायूस होकर घर पलट आई। कौसर बीबी और उसकी बेटी गुज़िश्ता 3 वर्षों से ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हैं। कीमोथेरेपी लाखों रुपए का खेल है और कौसर बीबी के तो घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अब कौसर बीबी के घर में खामोशी का राज है। दोनों बीमार माँ बेटियां एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं। कभी दर्द की तकलीफ ज्यादा हो तो कोई सस्ता सा पेन किलर उनका वाहिद मसीहा बन जाता है। बेटी की तालीम भी अधूरी रह गई। शब्बीर ने जब एक दिन कौसर बीबी की तीमारदारी की तो वो शदीद मायूस नजर आई। तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं। पहले ये गिल्टियों की इख्तियार थी कि दर्द होती है गिल्टी बन जाती है, तो 4 साल के बाद मैंने ये ऑपरेशन करवाया कर्जा उठा के। हमारा कमाने करने वाला तो कोई है नहीं। 10 साल हो चुके हैं इस बीमारी को। बस पहले तो गिल्टियाँ बनती थी, ऑपरेशन भी करवाया, कामयाब ना हो सका। उसके बाद बस मुझे यही कहते हैं कि कैंसर है। ये मेरी अपनी तकलीफ इतनी है कि मैं उसमें रोती रहती हूँ और ऊपर से बच्ची बीमार है मेरी। कौसर की बेटी कम उम्र है, उसने दुख को अपनी तकदीर समझ लिया है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है
लेकिन उसकी बीमारी उसे अंदर से खोखला किए जा रही है। 2-3 साल से गिल्टियाँ ज़्यादा दर्द होती थी और मुझसे स्कूल में बैठा भी नहीं जाता, और टीचर ने बोला था कि भाई पहले इलाज करवाओ फिर स्कूल में आना। शब्बीर ने गुजरांवाला के इस छोटे से बेसहारा खानदान की नागुफ्ताबे हालत पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि अगर कौसर बीबी और उसकी बेटी का फौरी इलाज शुरू न किया जा सका तो खुदा न खास्ता एक दिन ब्रेस्ट कैंसर जैसा मूजी मरज उनकी जान ले सकता है। शब्बीर ने मुतालिबा किया है कि दोनों माँ बेटियों का बैतुल माल से इलाज कराया जाए और उनकी गुजर औकात के लिए उनकी मदद की जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में एक ऐसी तकरीब देखी है जिसे अचानक किसी की नजर लग गई थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। डांस शुरू हुई नहीं, इसकी एक्टिंग तो चेक कर यार। बहुत दर्द हो मुझे हॉस्पिटल लगता है मेरे को तबीयत सही नहीं है, हम लोगों को हॉस्पिटल ले आना चाहिए। इस वाकये के फौरी बाद शब्बीर ने देखा कि सड़क पर एक एम्बुलेंस दौड़ती हुई जा रही थी। एम्बुलेंस कार्डियोवैस्कुलर अस्पताल में दाखिल हो गई। माजिद को एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और तेजी से इमरजेंसी में ले जाया गया। माजिद को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। इस वाकये की खबर जब दुल्हन के घर वालों को हुई तो उनके घर में कोहराम मच गया। दुल्हन की मां ने बेटी को दिलासा दिया और खुद मुसल्ला बिछाकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अस्पताल में एक रात और एक दिन गुजारने के बाद माजिद की तबीयत मौजिजाना तौर पर संभल गई तो दुल्हन के घर वालों ने एक अनोखा फैसला किया, और फैसला ये था कि निकाह तो तारीख पर ही होगा। माजिद अस्पताल में था कि दुल्हन वाले दुल्हन समेत अस्पताल चले आए। साथ में मौलवी साहब भी थे। फिर क्या था, मौलवी साहब ने वहीं अस्पताल में माजिद का निकाह पढ़ा दिया। ये हैं वो मनाजिर। माजिद असलम आपका निकाह हिना इलियास से उनके वालिद मोहम्मद इलियास साहब की वकालत में 25,000 रुपये हक में के वक्त दिया जाता है कि आपने कबूल किया। बहू मिलने पर माजिद के वालिद, भाभी और दीगर रिश्तेदार इंतहाई खुश थे। शेड्यूल तो कुछ और था, बारात तो इसकी जानी थी कहीं और हॉल में जानी थी, आज ही के दिन जानी थी, लेकिन अब अल्लाह की जो बेहतरी इसके अंदर। कभी दिमाग में बात ही नहीं हुई, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाई हमारे साथ ये होगा। कहा जा सकता है कि माजिद को सही मानों में दूसरी जिंदगी मिली थी और ये जिंदगी थी उसकी शरीक हयात के रूप में। निकाह होते ही शब्बीर को यूं लगा जैसे फजा में मेहंदी और चूड़ियों के रंग घुल गए हों और इन रंगों से